Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh student. My name is Muhammad Muzammil and I am physics lecturer. Today we will cover the topic simple harmonic motion that are started from the 14.2, the name of chapter number 14, topic number 14.2. In this lecture we will discuss about simple harmonic motion and their interesting information along simple harmonic motion. Here we will discuss about the conditions that covering restoring force, that which conditions are allowed for restoring force, and then we will cover up the practical of simple harmonic motion and their system, and we will cover up also mass attached to an elastic spring. In this lecture we will cover up all derivation, all concepts along our topic, and all their theoretical information also with their conceptual information or mathematical information. So let's start our topic, student. Today we will first of all we want to know about simple harmonic motion. That what is simple harmonic motion? Student, simple harmonic motion is a type simple harmonic motion. 1 minute, student. Simple harmonic motion is a type of oscillation or vibration. It means that simple harmonic motion is a type of oscillatory or vibratory motion that produced under the action of restoring force. स्टूडेंट, मैं आपको उर्दू में भी बताता जाऊँ कि हमारे पास जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है ये एक टाइप ऑफ मोशन होती है. अब कौन सी टाइप ऑफ मोशन होती है? ये ओसिलेटरी टाइप ऑफ मोशन भी हो सकती है, वाइब्रेटरी टाइप ऑफ मोशन भी हो सकती है. याद है स्टूडेंट, बिलफर्ज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट इस तरीके से अगर पड़ा हुआ है, हम क्या करते हैं, उसको टू एंड फ्रो खींचते हैं, तो इधर की भी मोशन और इधर की भी मोशन. ठीक है स्टूडेंट, आपको याद है स्प्रिंग की मिसाल. अब वाइब्रेटरी मोशन किस तरीके से होती है कि कोई भी एक जो है वो पॉइंट होता है. ये बिलफर्ज मेरे पास पॉइंट है. अब इस पॉइंट के इलोंग ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? वाइब्रेट कर रहा है. तो ये जो इलोंग वाइब्रेशन की जो फोर्स है उसको भी हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं. तो अब अंडर द एक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स, मतलब अंडर द एक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स से मुराद है कि हमारे पास जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होनी चाहिए उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स का बहुत अमल दखल है. अब हमारे पास कुछ नेसेसरी कंडीशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए कि हमारे पास कौन सी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी और कौन सी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगी. तो देखें हमारे पास पहली कंडीशन क्या है. पहली कंडीशन को हम डिस्कस करते हैं. तो हमारे पास पहली कंडीशन में ये है कि रिस्टोरिंग फोर्स होनी चाहिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. किसके स्टूडेंट? डिस्प्लेसमेंट के फ्रॉम द मीन पोजीशन, मतलब मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए. कौन सी फोर्स स्टूडेंट? रिस्टोरिंग फोर्स. ठीक है स्टूडेंट. तो देखें यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने जैसे बात की है आपको कि रिस्टोरिंग फोर्स क्या होनी चाहिए? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए स्टूडेंट हमारे पास डिस्प्लेसमेंट के. तो ये आपके पास ना एक जो है वो मैंने जिसके थ्रू आपको समझाएंगे. तो देखें स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये हमारे पास पिक्चर है ए, ये हमारे पास है बी, और ये पिक्चर है हमारे पास सी. अब जो हमारे पास ए पिक्चर है इसके अंदर हमने देखा है मैस यहाँ पे मौजूद है. अब हमने जो पिक्चर बी है उसके अंदर उसको खींचा है. ठीक है, उसको खींच के हमने उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो बढ़ा दी है. अब यही बात हमारे पास पहली कंडीशन के अंदर कर रहा है कि हमारे पास जितना भी डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा स्टूडेंट, तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा स्टूडेंट कि हमारी रिस्टोरिंग फोर्स भी उतना बढ़नी चाहिए. बिलफर्ज देखें, अब यहाँ पिक्चर ए के अंदर उसने ये जो फासला लिया है, ये बिलफर्ज इतना लिया है. तो अब देखें, अब यही जो हमारे पास डिस्टेंस है ना, ये वाला रेड लाइन वाला, ये इस डिस्टेंस के बराबर है. ठीक है,
अगर मैं क्या करता, मैं बिलफर्ज इसको यहाँ से यहाँ तक बढ़ा देता, ठीक है स्टूडेंट, तो मेरे पास ये जो मैस है ये भी यहाँ से यहाँ तक जाता। मतलब जितना फोर्स को हम एक साइड पे बढ़ाते जाएंगे दूसरी साइड तक भी हमारी फोर्स उतना ही बढ़ेगी, ठीक है। मतलब हमारे पास ये है कि मेन पोजीशन जो हमारी होती है उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है, तो वो जो स्टोर होती है एनर्जी वो दूसरी साइड पर तब तक चलती जाती है जब तक कुछ भी एनर्जी हमारी मेन साइड तक मैस की जो पोजीशन होती है उसमें स्टोर होती है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास जितना डिस्टेंस बढ़ेगा स्टूडेंट उतना हमारे पास क्या होगी, रिस्टोरिंग फोर्स भी बढ़ेगी स्टूडेंट, ठीक है। पहली जो है वो आपको पहली कंडीशन उम्मीद है कि समझ आई होगी। फिर उसके बाद हम चलते हैं दूसरी कंडीशन की जानिब। तो स्टूडेंट आप देखें हमारे पास ये मैंने बात फिर से दोहरा दूँ, रिस्टोरिंग फोर्स क्या होनी चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन के। दूसरे नंबर पे रिस्टोरिंग फोर्स शैल बी प्रोपोर्शनल टू द इनर्शिया ऑफ द बॉडी। दूसरे नंबर पे रिस्टोरिंग फोर्स क्या होनी चाहिए स्टूडेंट, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए इनर्शिया ऑफ द बॉडी के। मतलब हमारे पास बॉडी का इनर्शिया अगर क्या करे, बढ़े, तो वहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स भी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। अब इनर्शिया का आपको पता है कि इनर्शिया क्या होता है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट आगे हम चलते हैं कि हमारे पास ये एक साइंटिस्ट था होक्सला, ठीक है, उसने एक इक्वेशन ड्राइव की थी जिसको हम F = -kx कहते हैं, उसकी इक्वेशन थी। यहाँ पे वो ये बता रहा है कि अगर हम स्प्रिंग के अंदर डिस्प्लेसमेंट को बढ़ाएं तो हमारी फोर्स भी क्या करती जाती है, बढ़ती जाती है। और यहाँ पे जो k है यहाँ पे ये कांस्टेंट है। देखें द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ फोर्स की बात कर रहा हूँ और डिस्प्लेसमेंट की, ये दोनों चीज़ें शुड फॉलो होक्स लॉ। यहाँ पे वो कहता है कि रिस्टोरिंग फोर्स की ये भी एक कंडीशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, ये भी एक कंडीशन है कि हमारे पास वो होक्स लॉ को ओबे करता हो, ठीक है। क्या करता हो, होक्स लॉ को ओबे करता हो। अब होक्स लॉ किसके दरमियान था, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान था। यहाँ पे जो k है ये स्प्रिंग कांस्टेंट है जो कि डिपेंड करता है अपने नेचर ऑफ मटेरियल पे। नेचर ऑफ मटेरियल से मुराद है स्टूडेंट कि हमारे पास मटेरियल किसी भी जो है वो मटेरियल जो है किसी भी थिंग का हो सकता है, लाइक एज हमारे पास सोना हो गया, चांदी हो गया, पीतल हो गया, तांबा हो गया, सिल्वर हो गया। इसी तरीके से तो स्टूडेंट कुछ हमारे पास ऐसे जो है मटेरियल होते हैं जो आसानी खींचे जा सकते हैं, कुछ मटेरियल होते हैं नहीं खींचे जा सकते। तो इस वजह से जो k का किरदार है बहुत अहम है स्टूडेंट। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो एक्सेलेरेशन ऑफ ओसिलेटिंग ऑब्जेक्ट होता है ये भी हमारे पास प्रोपोर्शनल होना चाहिए टू द डिस्प्लेसमेंट के। मतलब जितना डिस्प्लेसमेंट बढ़े उतना एक्सेलेरेशन भी बढ़े, मगर एक शर्त है स्टूडेंट कि हमारा डिस्प्लेसमेंट जब बढ़ता है तो एक्सेलेरेशन हमारा उसके अपोजिट बढ़ता है। तो इस वजह से यहाँ पे उसने नेगेटिव साइन की बात की है कि ये इंडिकेट करता है एक्सेलेरेशन को एंड डायरेक्टेड टुवर्ड द मेन पोजीशन होता है, ठीक है स्टूडेंट। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, तो उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। आगे हम देखते हैं प्रैक्टिकल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन को। सिंपल हार्मोनिक मोशन का प्रैक्टिकल क्या कहता है। तो स्टूडेंट देखें हमारे पास प्रैक्टिकल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ये हमारे पास प्रैक्टिकल है स्टूडेंट, जिसके अंदर हम देखते हैं मैस है एक अटैच्ड है किसी भी इलास्टिक स्प्रिंग के। ये हमारे पास इलास्टिक स्प्रिंग है, उसके साथ एक मैस अटैच्ड है। यहाँ पे हम जो है वो डिस्कस करते जाते हैं, फर्दर मैं आपको बताता जाऊँगा। कहता है कंसीडर कि कंसीडर अ बॉडी ऑफ मैस m, किसी भी मैस m की एक बॉडी है, अटैच्ड है किसी के साथ स्प्रिंग ऑफ कांस्टेंट k के साथ, लाइंग अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, और जो उसकी सरफेस है वो स्मूथ हॉरिजॉन्टल है। इनिशियली द बॉडी इज़ एट रेस्ट, शुरू के अंदर ये जो बॉडी है स्टूडेंट ये रेस्ट में है। पोजीशन ओ जिसको हम क्या कहते हैं, मेन पोजीशन, ठीक है। बॉडी रेस्ट में है तो इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, इस पोजीशन की बात हो रही है जिसको हम बोलते हैं मेन पोजीशन, ठीक है। नो वी अप्लाई सम फोर्स, जब हम क्या करते हैं कुछ फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स ऑन द बॉडी पर, वी डिस्प्लेस द बॉडी फ्रॉम O टू A पोजीशन, ठीक है। तो हम क्या करते हैं बॉडी को डिस्प्लेस करते हैं O पोजीशन से A तक। ये देखें ये O पोजीशन है, ये हमारे पास A पोजीशन है, मतलब इतना हमने डिस्प्लेस किया बॉडी को।
ठीक है, थ्रो द डिस्प्लेसमेंट एक्स टूवर्ड द राइट, मतलब ये कह रहा है इस साइड पे हमने पोजीशन को डिस्प्लेस किया। अकॉर्डिंग टू होक्स लॉ मैंने आपको बताया था पहले कि स्टूडेंट क्या होता है कि जितना भी हम किसी भी मैस का डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे, हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग के साथ बंधे हुए मैस का स्प्रिंग डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो उतना हमारे पास जो फोर्स होगी वो भी क्या करेगी स्टूडेंट, बढ़ेगी। तो कहता है कि होक्स लॉ कहता है द अप्लाइड फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, कि जितना डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा उतना हमारे पास अप्लाइड फोर्स भी बढ़ेगी। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो एफ हमारे पास किसके इक्वल हो जाता है, ये जो हमारे पास ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है ये इक्वल होता है माइनस के के। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे के किस चीज़, माइनस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये नेगेटिव को रिप्रेजेंट करता है, ये माइनस। अब अगर स्टूडेंट हम बात करें कि यहाँ पे क्या होगा, स्प्रिंग विल एक्सर्ट द फोर्स ऑन द बॉडी ड्यू टू इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स एट द सेम टाइम विच इज़ इक्वल टू मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। यहाँ पे ये बता रहा है स्टूडेंट कि हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट ये बता रहा है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, एक मिनट, यहाँ पे कहता है स्प्रिंग एक्सर्ट करेगा फोर्स बॉडी पे, ठीक है, ड्यू टू इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स। यहाँ पे इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये जो बॉडी है ना, यहाँ पे बिलफर्ज ये यहाँ पर थी, हमने इसको खींचा आगे की जानिब, फिर ये इतना वापस आई पीछे, इसकी बात हो रही है। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू द मैग्नीट्यूड, मतलब हमारे पास फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा ना, जितना फोर्स इधर बिलफर्ज हमने लगाई है उतना ही वापस पीछे की जानिब भी होगा। ठीक है, तो वो सेम रहेगा। कहता है मैग्नीट्यूड रिस्टोरिंग फोर्स द सेम टाइम विच इज़ इक्वल, मतलब कहता है यहाँ पे टाइम भी हमारा सेम जितना लगा था उतना ही टाइम इधर भी लगेगा। अब हमारे पास विच इज़ इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, बट हमारे पास जो डायरेक्शन होगी ना इन दोनों सिमतों के अंदर वो एक दूसरे की क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो हम जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स होता है स्टूडेंट। हम कहते हैं व्हेन द बॉडी इज़ रिलीज्ड बाय रिमूविंग द अप्लाइड फोर्स, अब हमने क्या किया, यहाँ तक बॉडी को लेके गए, ठीक है, यहाँ पर बिलफर्ज हमारे पास मैस था, अब हमने उसको क्या किया, रिलीज़ किया स्टूडेंट। ठीक है, पीछे से। तो अब जब भी हम मैस को रिलीज़ करते हैं, रिमूविंग द अप्लाइड फोर्स, इट विल टुवर्ड ओ, तो वो सेंटर ऑफ पोजीशन ओ की जानिब वापस क्या करता है, मूव करता है। ठीक है स्टूडेंट, हमने ऐसे बनाया था ना, देखिए ये एक मैस है, हमने इसको खींचा था, तो बिलफर्ज इसको खींचा था यहाँ तक, अब ये क्या करेगा, वापस आएगा स्टूडेंट, मतलब इतना इसको खींचा तो इतना ये वापस आया यहाँ पर, तो ये ओ पोजीशन है, ये ए है, ये इसकी बी पोजीशन है। तो कहता है अगर हमने ना इसको आगे की जानिब खींचा है तो ये वापस क्या करेगा, पीछे की जानिब मुड़ के आएगा ओ तक, विल क्रॉस द मेन पोजीशन, और ये मेन पोजीशन को यहाँ से क्रॉस करेगा, इस जगह से क्रॉस करेगा और आगे की जानिब आएगा, ड्यू टू द इनर्शिया एंड रीच द पॉइंट बी, इनर्शिया की वजह से ये क्या करेगा, पॉइंट बी तक रीच करेगा, ये मैंने आपको समझाया है। अच्छा, कंप्रेस द स्प्रिंग इट रिटर्न्स एंड स्टार्ट ऑसिलेटिंग बिटवीन ए एंड बी, तो उस वजह से हमारे पास जो ये जो स्प्रिंग है ये कंप्रेस हो जाएगा और बॉडी हमारे पास ऑसिलेट करती जाएगी इस जानिब। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएगी। आगे आल्सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, हमारे पास कहता है न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशन के मुताबिक हमारे पास जो एफ़ होता है ये किसके इक्वल होता है, एम ए के इक्वल होता है। अब हमने ना न्यूटन सेकंड लॉ के अंदर देखा था कि हमारा एक्सेलरेशन एफ़ के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, देखें ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गई, ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो गई, यहाँ पे हमने एफ़ को एफ़ के साथ किया है स्टूडेंट, काट दिया है, तो हमारे पास एम ए किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस के एक्स के, यहाँ पे ये जो दिया हुआ है, देख लें स्टूडेंट। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, अब आगे की जानिब। जी तो स्टूडेंट हम यहाँ पर पहुँच चुके थे कि हमारे पास एम ए किसके इक्वल होता है, के एक्स के। अब यहाँ पे मैंने एक्सेलेरेशन को निकालना है, तो ये जो एम है ये डिस्प्लेस हो जाएगा, ये वाला एम, ये एम क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस होके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास एक्सेलेरेशन किसके इक्वल हो गया, माइनस के ओवर एम एक्स। अब हमने क्या किया था स्टूडेंट, यहाँ पे के एम क्या है, ये कांस्टेंट है, मतलब के के साथ कोई भी जो वैल्यू आ जाए
और वो तकसीम हो रही हो तो वो कांस्टेंट में ही शुमार होती है। सो इक्वेशन 14.4, ये जो इक्वेशन है उसने 14.4 का नाम दिया है। कहता है इसको हम लिख सकते हैं एक्सेलेशन, ये एक्सेलेशन का एक्सेलेशन हो गया, ये कांस्टेंट है। अब मतलब -k/m यहाँ पे उसने कहा है कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा एक्सेलेशन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के, जबकि हमारे पास जो माइनस पोजीशन है ये बताती है कि हमारा डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड द मीन पोजीशन होगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट हम बात करते हैं टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी की, कि हमारे पास टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी क्या है। तो देखें स्टूडेंट, यहाँ पे बात हो रही है कि टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। अब टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ये जो बता रहा है स्टूडेंट, ये होना चाहिए हमारे पास टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, वो वाली फ्रीक्वेंसी जो आपने याद है ये बॉल एंड बॉल सिस्टम पढ़ा था। इसमें जो एक बॉल होती थी उसको हम मूव कराते थे, ये उसकी मेन पोजीशन होती थी स्टूडेंट, जहाँ पे बॉल आके ठहरती थी, फिर ये ऊपर की जानब चली जाती थी। मतलब हमारे पास जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है ये लाजमी नहीं है कि ये सिर्फ जो है स्प्रिंग की ही मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन हो सकती है और नहीं हो सकती। सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारे पास विब्रेटरी मोशन भी हो सकती है, ठीक है, जिसमें एक ऑब्जेक्ट क्या करता है, दायरे में जो है वो घूम सकता है। ये ऐसे हमने याद है आप लोगों को ऐसे पढ़ा था, ठीक है, ऐसे जो है वो उसकी हम डायग्राम जब बनाते हैं तो आता है। तो हमने ना यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। देखें अगर यहाँ तक ले जाएं हम अपनी फ्रीक्वेंसी को, तो इसको अगर बिलफर्ज ये जो हमारे पास पार्ट है इसको मैं यहाँ से काटता हूँ, ठीक है, तो ये एक ये हो जाएगा। अब दूसरे पार्ट को मैं मिलाऊँ तो ये बन रहा है, मतलब ये एक दायरा बन रहा है। तो इस वजह से जो हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लेते हैं ना स्टूडेंट, वो लीनियर नहीं लेते बल्कि एंगुलर लेते हैं, ठीक है। जब हम एंगुलर लेते हैं तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है ये k/m के इक्वल होती है। ये स्टूडेंट उन्होंने ना एक टॉपिक छोड़ दिया है, तो उस वजह से, हालांकि वो टॉपिक अगर हम क्लियर करते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी वाला, तो फिर जाके आपको कवर अप होता कि हमारे पास टॉपिक क्या है। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पे उसने क्या किया है, हमें बताया है कि हमारे पास जो W होता है ये किसके इक्वल होता है, km के बराबर होता है, ठीक है, k/m के इक्वल होता है। अब हमारे पास km के इक्वल होता है W, ओमेगा बोल सकते हैं इसको, ओमेगा की 2 = k/m। अब हमारे पास दोनों साइड पे हमने क्या किया, जज़र ली, ठीक है, दोनों साइड पे क्या किया, जज़र। तो ये जो 2 है ये कट जाएगा जज़र के साथ, तो यहाँ पे ओमेगा और k/m की जज़र। अब k/m की जज़र जो है ये इक्वल होता था, हमने पीछे से जो टॉपिक पढ़ा है उसमें ना हमने देखा था ये इक्वल होता है 2πf के, ये और ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो हमने k/m की जगह पे 2πf लिखा है। अब हमने क्या किया है, ये f यहाँ पे ये 2π रिप्लेस होके दूसरी साइड पे आ गया है यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट, मतलब हमने आप क्या किया है, ω/2π ये आ गया, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी ω/2π के इक्वल हो जाएगी। अब आगे है हमारे पास t। अब टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी के क्या होता है, उलट होता है, तो लाजमी सी बात है जब हम टाइम पीरियड की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 2π/ω, मतलब ये जो है ये दोनों हमारे पास उलट के ये इक्वल हो जाएंगे ऐसे 1/2π m/k के। अब m/k की जगह पे हम क्या कर देंगे, उसकी पोजीशन को पुट कर देंगे, तो हमारे पास निकल के आ जाएगा 2π/mk, मतलब 1/f। अब जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है वो 2π/mk के जज़र के इक्वल होती है। तो हमने यहाँ पे देखें स्टूडेंट, याद है ये k/m था तो हमने mk कर दिया। अब mk की जगह पे जो है वो हम 2πf की जगह पे हम क्या करेंगे, 1/2π यूज़ करेंगे। ये 1/2π यूज़ किया, mk वही इक्वेशन आ गई, तो हमारे पास टाइम पीरियड भी मालूम हो गया। अब उसके बाद हम देखते हैं पॉइंट टू पाउंडर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन दैट यूटिलाइज सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें हमारे पास पेंडुलम क्लास की जो पेंडुलम होती है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में, स्टार में या व्हीकल सस्पेंशन सिस्टम के अंदर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। एग्जांपल नंबर 1 है हमारे पास, इसमें उसने क्या किया है,
स्टूडेंट कहता है प्रैक्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन हैज़ एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 रॉड्स डिटरमाइन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। तो हमने क्या किया स्टूडेंट, इसको हल कर रहे हैं। देखें हमारे पास उसने एंगुलर फ्रीक्वेंसी दी है 2 रेडियन। रेडियन से मुराद है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को एंगुलर में अगर देखें तो वो रेडियन के इक्वल होता है स्टूडेंट। तो उसने क्या किया है, हमें ओमेगा दे दी है, ठीक है। अब कहता है 2 रेडियन के इक्वल है। अब जो रेडियन होता है ये आप लोगों को याद होना चाहिए कि हमारे पास जो रेडियन होता है वो पाई एफ के इक्वल होता है। तो अब हमने क्या किया, यहाँ से एफ निकाला 2/2 पाई एफ। 2 से हमारे पास 2 कट जाएगा तो हमारे पास 1 रेडियन हर्ट्ज़ के इक्वल हो गया। तो हमारे पास जो टाइम होगा ये 1/f के इक्वल होता है। तो अगर f हमारे पास 1/पाई हर्ट्ज़ होगा तो टाइम क्या होगा, पाई सेकंड्स हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो सेकंड यूनिट है और पाई पाई रह जाएगा। हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है स्टूडेंट। अब अगर हम आगे की बात करें स्टूडेंट, तो बस यहीं तक हमारा लेक्चर था। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी जितना मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। अगर कोई चीज़ मज़ीद पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं, मुझे जो है वो बता सकते हैं स्टूडेंट, मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा।